विदेशी आक्रमण, और आज निश्चित रूप से ये खत्म होगा। ठीक है, हम लोगों ने फॉरेन इन्वेजन में क्या क्या पढ़ लिया है, याद होगा आपको कि ईरानी इन्वेजन मतलब पर्शियन इन्वेजन आपने पढ़ लिया है। उसके बाद जो ग्रीक इन्वेजन हुआ है जिसमें सिकंदर के बारे में पढ़ा था वो भी पढ़ लिया है। उसके बाद इंडो ग्रीक्स के बारे में भी पढ़ लिया है, और आज उसके आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है ना, तो देखिए कौन कौन से हो गए, ईरानी हो गए, ईरानी या पर्शियन इन्वेजन हो गया, दूसरा ग्रीक इन्वेजन हो गया, तीसरा इंडो ग्रीक इन्वेजन हो गया। अब चौथा क्या है, चौथा है शक इन्वेजन या शक आक्रमण। ठीक है, और इसी प्रकार से इसके बाद क्या है, क्या पार्थियंस। ठीक है, पार्थियंस का जो अटैक हुआ, पार्थियंस इन्वेजन, और उसके बाद कुषाण। ठीक है ना, अब इसमें ध्यान ये रखना है कि आपको ज्यादा इधर पढ़ना है नहीं। ठीक है, यहाँ पर ज्यादा नहीं पढ़ना है, मतलब ऐसी कोई ज्यादा जानकारी उपलब्ध भी नहीं है जिसके बारे में पढ़ना हो। ठीक है, ऐसी कोई ज्यादा जानकारी उपलब्ध भी नहीं है, जो थोड़ी बहुत जानकारी उपलब्ध है वो आपको बता देते हैं, वो आप देख लीजिए। ठीक है ना, चलिए, और थोड़ा सा ठीक है ध्यान से एकदम पढ़ते चलें। ठीक है, बिल्कुल। हाँ, लास्ट 2 डेज के क्विज अपलोड नहीं कर पाए हैं अभी। और शक आक्रमण में तो कुछ ऐसा खास है नहीं। शक आक्रमण में आप ये जानिए कि ये स्वयं को क्षत्रप कहते थे। ठीक है, मतलब ये अपने आप को क्या कहा करते थे, ये अपने आप को क्षत्रप या क्षत्रप कहा करते थे। ठीक है, क्या कहा करते थे, अपने आप को क्षत्रप कहा करते थे। मतलब ये अपने आप को, जैसे क्या होता है कि कभी किसी राजा को सुल्तान कहा गया, कभी बादशाह कहा गया, कभी बादशाह कहा गया, कभी महाराज कहा गया। ठीक है, कभी राजा नॉर्मली कहा गया, यहाँ पर अपने आप को क्षत्रप कहते थे। क्या कहते थे, यहाँ पर ध्यान देना है कि भारत के इतिहास के कौन से ऐसे राजा हुए जिन्होंने अपने आप को क्षत्रप कहा। ठीक है, तो इन्होंने भी अपने आप को क्या कहा है, क्षत्रप कहा है। ठीक है, क्या कहा है, क्षत्रप कहा है, तो बिल्कुल याद करना है। ठीक है, दूसरी बात यह है कि इस वंश का सबसे प्रतापी शासक रुद्रदामन की जानकारी जूनागढ़ अभिलेख से मिलती है। मतलब द इंफॉर्मेशन ऑफ रुद्रदामन, द मोस्ट मैजेस्टिक रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी इज इन द जूनागढ़। का काम चल रहा है किसी तरह। ठीक है, तो रुद्रदामन के बारे में जानकारी। ठीक है, रुद्रदामन के बारे में जो जानकारी है वो कहां से प्राप्त होती है, जूनागढ़ अभिलेख से प्राप्त होती है, और जूनागढ़ अभिलेख हम विस्तार से देख चुके हैं, जान चुके हैं। ठीक है ना, तो भैया शक आक्रमण के बारे में, शकों के बारे में आपको क्या क्या जानना है, कुछ खास ऐसी जानकारी आपको इसके बारे में रखने की बहुत आवश्यकता नहीं है। शकों के बारे में बस इतना जानिए कि ये जो शासक होते थे, जो रूलर होते थे शक डायनेस्टी के, ठीक है, ये अपने आप को क्षत्रप कहते थे। और दूसरा, इसमें सबसे मैजेस्टिक रूलर कौन हुआ, रुद्रदामन हुआ। और रुद्रदामन की जानकारी कहां से प्राप्त होती है, जूनागढ़ अभिलेख से। जूनागढ़ अभिलेख या जूनागढ़ इंस्क्रिप्शंस के बारे में हम आपको जब मौर्य एम्पायर जब हमने आपको पढ़ाया था, बताया था, तो उसी समय करा दिया था। ठीक है, वो आपको याद होगा। ठीक है, अच्छा, और यहाँ भी है कि ये जो जूनागढ़ अभिलेख है, इसकी लैंग्वेज हमने बताई थी कि क्या है, इसकी लैंग्वेज, इसकी भाषा जो है वो संस्कृत है। इसकी भाषा क्या है, इसकी भाषा संस्कृत है। और इससे ये बात ये पता चलता है कि ये जो रुद्रदामन था, ये संस्कृत भाषा का प्रेमी था, मतलब संस्कृत भाषा का सपोर्टर था। ठीक है ना, तो मतलब कह सकते हैं कि रुद्रदामन क्या था, लवर ऑफ संस्कृत लैंग्वेज, लवर ऑफ संस्कृत। ठीक है ना, लवर ऑफ संस्कृत मतलब संस्कृत का प्रेमी था, लवर ऑफ संस्कृत। ठीक है, तो भैया ये एक जानकारी जो है बिल्कुल आप याद रखिएगा कि संस्कृत का प्रेमी था, और यही कारण है संस्कृत का प्रेमी होने की वजह से ही आप देखेंगे कि इसने जूनागढ़ अभिलेख को संस्कृत भाषा में, ठीक है, लिखवाया था। बाकी इससे रिलेटेड और कोई जानकारी की आवश्यकता नहीं है। ये खत्म हो गया। पहलो या पार्थियन आक्रमण पर आते हैं। तो अगर हम पहलो या पार्थियन आक्रमण, अभी एक्सप्लेन किया है कि भारत के इतिहास में कुछ राजा ऐसे हुए जिन्होंने अपने आप को महाराज कहा, किसी ने सुल्तान कहा, किसी ने बादशाह कहा, तो इन्होंने अपने आप को क्षत्रप कहा, तो बात खत्म हो गई। राजा कोई क्षत्रप कहा जाता था, तो ये अपने आप को राजा महाराजा सुल्तान बादशाह न कहके क्षत्रप कहते थे। ध्यान से सुनोगे तो पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए, अब अगर बात करते हैं पहलो या पार्थियन आक्रमण की, पहलो या पार्थियाई आक्रमण की बात करें, तो इसमें कुछ खास नहीं है। इसमें सीधी सी बात है कि संस्थापक कौन था, मिथ्रेडेट्स, मतलब फाउंडर इस डायनेस्टी का कौन था, इस डायनेस्टी का फाउंडर था मिथ्रेडेट्स। इन्होंने अपनी कैपिटल या राजधानी क्या बनाई, इन्होंने अपनी कैपिटल या राजधानी बनाई तक्षशिला को। ठीक है ना, सबसे प्रतापी राजा इसमें कौन हुआ, ठीक है, इसमें सबसे प्रतापी राजा, ठीक है, ये पहले भी बताया है। तो सबसे मैजेस्टिक रूलर जो इसमें हुआ, मैजेस्टिक रूलर कह सकते हैं, तो मैजेस्टिक रूलर या मैजेस्टिक किंग कौन हुआ, गोंडो फर्नीस इसमें मैजेस्टिक रूलर हुआ। ठीक है, और इसी के समय में ईसाई धर्म प्रचारक सेंट थॉमस का भारत में आगमन हुआ। बस इतनी सी बात आपको ध्यान देनी है। ठीक है ना, इतनी सी बात आपको ध्यान देनी है। तो पहलो या पार्थियन आक्रमण की बात करें, पहलो या पार्थियन आक्रमण की बात करें, तो ये संस्थापक मिथ्रेडेट्स है, राजधानी तक्षशिला है, प्रतापी शासक गोंडो फर्नीस है, और इसी के समय में सेंट थॉमस का भारत आगमन हुआ, मतलब द क्रिश्चियन मिशनरी सेंट थॉमस केम टू इंडिया। ठीक है, हां जी, इन दिस टाइम। ठीक है, तो बस इतनी सी बात यहां पर आपको ध्यान देने की जरूरत है। किसकी भैया, पार्थियंस के टाइम पे। किसके बारे में, पार्थियंस अटैक की बात करते हैं या पार्थियन इन्वेजन। ठीक है, किसकी बात करें अगर हम पार्थियन इन्वेजन की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, पार्थियन इन्वेजन। ठीक है, तो पार्थियन इन्वेजन मतलब पार्थियाई आक्रमण। ठीक है, पार्थियाई आक्रमण। ठीक है, पार्थियाई आक्रमण कोई पहलो आक्रमण भी कहते हैं, तो उस चीज को ध्यान रखेंगे, कोई ऐसी बहुत बड़ी तोप चीज नहीं है। ठीक है, तो देख लिया जब ये, तो पार्थियन इन्वेजन में अब यहां पर जैसे देखिए संस्थापक, ठीक है भाई, पार्थियंस के द्वारा जो भारत पर आक्रमण किया गया, पार्थियंस के द्वारा जो भारत पर आक्रमण किया गया, या पार्थियंस के द्वारा जो भारत में कुछ क्षेत्रों में अपना रूल किया गया। ठीक है, तो इनका जो रूल था, इनका जो एरिया था, इन्होंने कौन से एरिया पर रूल किया, या इन्होंने किस क्षेत्र पर शासन किया या आक्रमण किया शुरू में, तो इन्होंने पार्थियंस के द्वारा जो अटैक किया गया वो किया गया था किस पर, पश्चिमोत्तर भारत पर किया गया था, पश्चिमोत्तर भारत। ठीक है, तो भैया नॉर्थ वेस्ट इंडिया कह सकते हैं, तो जो नॉर्थ वेस्ट इंडिया का पार्ट था, नॉर्थ वेस्ट इंडिया का जो पार्ट था, इस वाले पार्ट पर इन्होंने अटैक किया। नॉर्थ वेस्ट इंडिया का जो पार्ट था, इस वाले क्षेत्र पर, इस वाले एरिया पर इन्होंने अटैक किया, और यहीं पर अपना जो रूल है वो एस्टैब्लिश किया, अपना जो छोटा सा एम्पायर है वो एस्टैब्लिश किया। ठीक है ना, अच्छा, अब बात करते हैं कि भाई एस्टैब्लिश जो किया गया वो किसके द्वारा किया गया, किसके द्वारा एक छोटा सा पार्थियन एम्पायर भारत में स्थापित किया गया, तो उसी का नाम मिलता है मिथ्रेडेट्स। क्या नाम मिलता है, मिथ्रेडेट्स नाम मिलता है। ठीक है ना, मिथ्रेडेट्स नाम मिलता है। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर मिथ्रेडेट्स मेंशन भी है, तो मिथ्रेडेट्स। ठीक है ना, तो वो चीज आपको ध्यान देना है। अब देखिए अलग अलग जगहों पर हो सकता है थोड़ा सा स्पेलिंग में भी अलग अलग मिल जाए। ठीक है, बट उसके लिए आपको परेशान नहीं होना है। ठीक है ना, हाँ जी, तो मिथ्रेडेट्स जो है यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अच्छा भैया, मिथ्रेडेट्स आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, और इसमें ये है कि जैसे एक प्रतापी शासक की बात करेगी, या पहले कैपिटल की बात कर लेंगे, भैया कैपिटल इन्होंने अपनी क्या बनाई थी, या इन्होंने अपनी राजधानी क्या बनाई थी, तो इन्होंने अपनी राजधानी जो बनाई थी वो बनाई थी तक्षशिला। किसको बनाई थी भैया, तो तक्षशिला को इन्होंने। ठीक है, और इस डायनेस्टी का सबसे जो प्रतापी शासक हुआ, सबसे प्रतापी या मैजेस्टिक रूलर जो हुआ, सबसे प्रतापी या मैजेस्टिक रूलर जो हुआ वो कौन हुआ, ये हुआ गोंडो फर्नीस। कौन हुआ भैया, गोंडो फर्नीस हुआ। ठीक है, तो गोंडो फर्नीस। ठीक है, आप देख सकते हैं प्रतापी शासक गोंडो फर्नीस मेंशन है। ठीक है ना, हाँ जी, ये जो गोंडो फर्नीस है एज इट इज याद कर लेंगे, गोंडो फर्नीस। ठीक है, गोंडो फर्नीस। ठीक है, तो गोंडो फर्नीस इस डायनेस्टी का सबसे प्रतापी रूलर है, तो आपको एज इट इज याद कर लेना है। बाकी आप यहाँ पर देखिए एक चीज ये मेंशन है कि ईसाई धर्म प्रचारक सेंट थॉमस का भारत आगमन। ठीक है ना, मतलब द क्रिश्चियन मिशनरी सेंट थॉमस केम टू इंडिया। ठीक है, हां, द क्रिश्चियन मिशनरी, द क्रिश्चियन मिशनरी, द क्रिश्चियन मिशनरी, द क्रिश्चियन मिशनरी। मिशनरी का मतलब क्या होता है, धर्म प्रचारक। ठीक है, द क्रिश्चियन मिशनरी। ठीक है, सेंट थॉमस केम टू इंडिया, सेंट थॉमस केम टू इंडिया, केम टू इंडिया। ठीक है, इंडिया इन फर्स्ट सेंचुरी, इन फर्स्ट सेंचुरी। ठीक है, तो इन्हीं के समय में इनका भारत आगमन हुआ था। ठीक है, अच्छा, तो इतनी सी बात है। बाकी ये तो हमने आपको पहले भी बताया था कि भैया ये बेसिकली कहां से बिलोंग करते थे, तो बिलोंग्स टू सेंट्रल एशिया, बिलोंग्स टू सेंट्रल एशिया। ठीक है, कहां से बिलोंग करते थे, सेंट्रल एशिया से, या यूं कह लीजिए मध्य एशिया से के रहने वाले थे, मध्य एशिया के रहने वाले थे। ठीक है, बेसिकली कहां के रहने वाले थे, मध्य एशिया के रहने वाले थे। ठीक है, कहां के रहने वाले थे, मध्य एशिया। ठीक है, तो एज इट इज याद कर लेना है। तो ये हो गया पार्थियन
पार्थियंस इन्वेजन मतलब पार्थियाई आक्रमण या पहलवों का आक्रमण, ठीक है। तो पहलव आक्रमण कह लीजिए या पार्थियन आक्रमण कह लीजिए, यही है, ठीक है ना। इसको आप क्या कहते हैं एक्चुअली में, ये पहलव आक्रमण है, ठीक है। हिंदी में आप इसे, शुद्ध हिंदी में आप इसे पहलव आक्रमण कह सकते हैं, ठीक है, पहलव आक्रमण कह सकते हैं, या इसको आप पार्थियन आक्रमण भी कह सकते हैं, ठीक है, पार्थियन आक्रमण भी आप इसे कह सकते हैं। और इसी को इंग्लिश में कहा गया है पार्थियंस इन्वेजन, क्या भैया, पार्थियंस इन्वेजन, ठीक है। तो इस बात का आपको याद करने की जरूरत है, पार्थियंस इन्वेजन, ठीक है। तो एज इट इज बस नोट कर लीजिए, और जितना पॉइंट लिखा हुआ है इतना पर्याप्त है इस टॉपिक से रिलेटेड, और ये टॉपिक भी यहाँ पर खत्म हो जाता है, ठीक है ना। चलिए ये देखिएगा, ठीक, जिस डायनेस्टी के बारे में, जिस चीज के बारे में जितनी जानकारी मिलती है और जितने आपके एग्जाम के पर्पस से इंपॉर्टेंट है, वो सारी आपको बताई जाएगी, उसमें कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है ना। चलिए कुषाण डायनेस्टी पर आ जाते हैं, कुषाण वंश की बात कर लेते हैं। कुषाण वंश की बात करते हैं भैया, तो देखिए एक एक करके बहुत सारी चीजें हैं कुषाण वंश के बारे में भी पढ़ने के लिए, ठीक है। तो आइए देख लिया जाए भैया, कुषाण वंश, ये जो कुषाण है ये भी भाई मध्य एशिया से ही थे मूल रूप से, तो कुषाण वंश के बारे में हम पढ़ेंगे। कुषाण पहले तो विदेशी थे लेकिन फिर देशी हो गए, ठीक है ना। हाँ जी, भारत जो आया वो भारत का होकर रह गया, तो कुषाण डायनेस्टी, ठीक है। तो कुषाण डायनेस्टी के बारे में हम डिस्कस करेंगे अब, ठीक है, कुषाण डायनेस्टी, ठीक है। चल कुषाण डायनेस्टी तो देख लिया जाए भैया, ठीक। कुषाण डायनेस्टी की अगर बात करते हैं, कुषाण वंश की बात करते हैं अगर हम, तो सबसे पहले तो एक एक करके देखते चले, ठीक है। पहले इसकी इनकी हम देखें कि भाई कास्ट, ठीक है, ये कास्ट मतलब इनकी ये कौन सी जाति से थे मूल रूप से, ठीक है ना, कौन सी जाति से मूल रूप से थे। अगर हम जाति की बात करें इनकी, तो इनकी जाति जो थी वो यूची जाति थी। कौन सी भैया, यूची जाति। अब आप ये कहेंगे सर यूची जाति क्या होती है, तो भैया यूची नाम की एक जाति है जो उस समय मध्य एशिया में पाई जाती थी। यूची नाम की जो जाति है वो मध्य एशिया में पाई जाती थी, या यूं कह लीजिए कि चाइना में पाई जाती थी। चाइना मतलब जो वेस्ट चाइना का इलाका है वहां पर, मतलब पश्चिमी चाइना, ठीक है। तो पश्चिमी चीन का जो इलाका है वहां पर ये मूल रूप से पाई जाती है। मतलब कुषाणों के बारे में आप ऐसे समझ लीजिए, ठीक है, कुषाणों के बारे में आप ऐसे समझ लीजिए कि कुषाण मूल रूप से मतलब ओरिजिनली या बेसिकली ये इंडिया के नहीं है, ठीक है। हम पढ़ी फॉरेन इन्वेजन रहे हैं तो इसमें से कोई भी इंडिया का नहीं है मूल रूप से। तो कुषाण मूल रूप से कहां से थे, तो कुषाण बेसिकली जो वेस्ट चाइना वाला इलाका है वहां पर यूची नाम की जातियां रहती थी, इन्हीं यही जो है मूल रूप से कुषाण थे। जो भारत में आ गए तो वो कुषाण कहलाए, ठीक है। नहीं तो ये मूल रूप से जो इनके पूर्वज थे वो किस नाम से जाने जाते थे, यूची नाम से जाने जाते थे, ठीक है ना। अच्छा ठीक, तो कुषाण वंश कास्ट इनकी हो गई यूची, ठीक है। अब इसमें आप देखिए कि जैसे इस डायनेस्टी का संस्थापक भारत में किसे माना जाता है, संस्थापक अर्थात फाउंडर। तो भैया फाउंडर किसे माना जाता है, तो फाउंडर माना जाता है कुजुल कड़फिसेस। कौन फाउंडर हुआ, कुजुल कड़फिसेस फाउंडर हुआ, कुजुल कड़फिसेस, ठीक है ना, कुजुल कड़फिसेस, ठीक है। तो ये चीज है कुजुल कड़फिसेस, ठीक है, कुजुल कड़फिसेस। अब देखिए नाम है तो थोड़ा सा स्पेलिंग एरर हो सकता है, वो आप देख लीजिएगा, लेकिन नाम यही है कुजुल कड़फिसेस, ठीक है ना। चल तो देख लिया जाए। अच्छा कुजुल कड़फिसेस, भैया इसी बात करते हैं जरा, ठीक है, कुजुल कड़फिसेस, ठीक है। अब और देखिए भाई इस डायनेस्टी में एक चीज ये बताया जाता है कि इस वंश के प्रारंभिक शासक जो थे, इस वंश के जो प्रारंभिक शासक थे, इस वंश के प्रारंभिक शासक, इस वंश के प्रारंभिक शासक, ठीक है, इस वंश के प्रारंभिक शासक शकों के सामंत थे, ठीक है। शकों के क्या थे, सामंत थे या अधीन थे, ठीक है। मतलब ये जो कुषाण वंश आप देख रहे हैं, इस कुषाण वंश के जो शुरुआत के शासक है, ठीक है, शुरुआती जो शासक है, इनिशियल रूलर्स जो हुए, वे स्वतंत्र शासक नहीं थे, वे क्या थे, शकों के अधीन काम किया करते थे। भाई शकों के बारे में भी थोड़ी देर पहले पढ़ा था, और शकों के बारे में क्या है, शकों के बारे में कुछ खास ऐसा विस्तार से इतिहास में जानकारी नहीं मिलती है, लेकिन हाँ ये है कि जो शक है, ये जो कुषाण है, जब शकों का राज हुआ करता था तो उनके अंडर में काम किया करते थे कुषाण, उनके अंडर में काम किया करते थे कुषाण, ठीक है ना। अजय भैया ठीक, तो अब देखिए क्या है कि यहाँ पर आप देखेंगे कि इस वंश के प्रारंभिक शासक शकों के सामंत थे, मतलब हम कह सकते हैं कि द अर्ली रूलर्स ऑफ दिस डायनेस्टी वर। तो बिल्कुल ये चीज है कि इस वंश के जो प्रारंभिक शासक है, मतलब शुरू में इस वंश के जो प्रारंभिक शासक हुए, शुरू में जो शासक हुए इस वंश में, वे स्वतंत्र शासक नहीं थे, ठीक है। वो क्या थे, वो शकों के अधीन काम किया करते थे, ठीक है ना, शकों के अधीन काम किया करते थे, ठीक है भैया। अच्छा तो कुषाण वंश का वास्तविक संस्थापक कौन हुआ, मतलब रियल फाउंडर कौन हुआ। तो अगर हम वास्तविक संस्थापक अर्थात रियल फाउंडर की बात करें तो इसका नाम है विम कड़फिसेस। क्या नाम हुआ इसका, विम कड़फिसेस इसका नाम हुआ, ठीक है ना। इस वंश का जो वास्तविक संस्थापक हुआ वो विम कड़फिसेस था। कौन था, विम बार करे चुटकी में चकाचक, विम कड़फिसेस, ठीक है भैया, विम कड़फिसेस, ठीक है। तो इस वंश का वास्तविक संस्थापक विम कड़फिसेस हुआ। संस्थापक और वास्तविक संस्थापक में डिफरेंस ये है कि संस्थापक मतलब जिसने शुरू किया, जिसने इस वंश को शुरू किया, लेकिन ये स्वतंत्र शासक नहीं था, इसके समय में इस वंश को प्रसिद्धि उतनी नहीं मिली, ठीक है। वास्तव में इस वंश को पहचान दिलाया विम कड़फिसेस ने, ठीक है ना। चलिए भैया ठीक, ठीक है। अब इसमें अगर आपसे कहा जाए कि भैया प्रतापी शासक, ठीक है, प्रतापी शासक, इस वंश का प्रतापी शासक कौन हुआ, मतलब मैजेस्टिक रूलर कौन हुआ, तो मैजेस्टिक रूलर हुआ कौन भैया, ये हुआ कनिष्क, जो कि हमने आपको पहली क्लास में बताया था। कौन हुआ, कनिष्क हुआ, ठीक है। तो बिल्कुल आपको याद करने की जरूरत है, ठीक है। तो भैया कनिष्क जो है इसमें तीन नाम इंपॉर्टेंट हो गए, कुजुल कड़फिसेस जो कि इस वंश का संस्थापक है, ठीक है, विम कड़फिसेस जो इस वंश का वास्तविक संस्थापक है, और कनिष्क जो इस वंश का प्रतापी शासक है। इस वंश का क्या है भैया, प्रतापी शासक है, बात समझ रहे हैं। हाँ जी, तो वो चीज एज इट इज आपको ध्यान देने की जरूरत है, ठीक है। बाकी अगर हम राजधानी की बात करें, राजधानी मतलब कैपिटल, राजधानी अर्थात कैपिटल की अगर बात करें तो भैया इसकी कैपिटल क्या थी, इनकी कैपिटल दो है, तो दो नाम मिलते हैं कैपिटल में। एक नाम मिलता है, ठीक है, पहली राजधानी इनकी क्या थी, और दूसरी राजधानी इनकी क्या थी, ठीक है। तो पहली राजधानी आप देखेंगे तो यह है पुरुषपुर पेशावर, ठीक है। तो इसका एक नाम पुरुषपुर है, और पुरुषपुर को ही क्या कहा गया है, पेशावर कहा गया, ठीक है, पेशावर, ठीक है। और पहली दूसरी राजधानी इनकी क्या थी, मथुरा, ठीक है, क्या थी, मथुरा थी इनकी दूसरी राजधानी। तो दूसरी राजधानी पूछे तो मथुरा, और पहली राजधानी पूछे तो पेशावर या पुरुषपुर, पेशावर या पुरुषपुर, ठीक है। बस सिंपल सी चीज है। तो ये बेसिक चीज है, इसके बाद आगे हम बताते आपको चलेंगे, ठीक है ना। हाँ जी बिल्कुल, आई हैव टोल्ड यू, अभी बताया, लेकिन ध्यान से देखोगे नहीं, ठीक है। हमने कहा कि संस्थापक जो किसी चीज को, मतलब जो किसी वंश को शुरू करता है, जैसे इस वंश को शुरू किया किसने, कुजुल कड़फिसेस ने, ठीक है। और इसे पहचान दिलाई किसने, विम कड़फिसेस ने। और इस वंश की सबसे चरम प्रसिद्धि किसके समय में मिली, कनिष्क के समय में। तो ये डिफरेंस हो गया कि भैया कुजुल कड़फिसेस ने शुरू किया, ये स्वतंत्र शासक नहीं था, केवल इसने शुरू किया तो संस्थापक हो गया, ठीक है। और विम कड़फिसेस इसके समय में क्या हुआ, इसके समय में इस वंश को वास्तव में स्थापित किया गया, वास्तव में पहचान मिली। लेकिन इस वंश की अपनी पराकाष्ठा चरमोत्कर्ष सबसे ज्यादा प्रसिद्धि कनिष्क ने दिलाई, तो वो मैजेस्टिक रूलर हो गया, ठीक है। ऐसे याद कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए ठीक, तो भैया बिल्कुल याद करना है, राजधानी पुरुषपुर या पेशावर पहली और मथुरा जो है वो दूसरी हो जाएगी, ठीक है, दूसरी हो जाएगी, ठीक है। आपको कुल मिलाजुला कर जो पढ़ना है वो कनिष्क के बारे में ही पढ़ना है, ठीक है, जो आपके एग्जाम में जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बाकी आपको तो पढ़ना भी नहीं, ठीक है ना। हाँ जी, बाकी जानकारी नॉर्मल सी है जो आपको ध्यान एक बार देख लेना है बस, ठीक है। अब देखिए बात आपको बताया, जैसे मैप के अकॉर्डिंग हम आपको दिखाएं, तो शुरू में जो
कंफ्यूजन बता देना, प्रतापी पूछे तो कनिष्क बता देना, ठीक है। इसके बाद भी ना समझ में आए तो डॉक्टर से मिल लेना, ठीक है। चलिए आइए, तो ये मैप के अकॉर्डिंग इस चीज को खैर आप समझ रहे हैं। और मैप नॉर्मली अगर मैं आपको बनाकर बताऊं तो आप ऐसे समझिए कि जैसे है क्या, ठीक है क्या कि भाई नॉर्मली हमने एक मैप ऐसे बनाया, ठीक है। और इसमें हमें ये पता है कि भाई ये क्या है, ये भाई इधर वाला एरिया जो होता है वो एक पाकिस्तान का होता है। तो शुरू में ये वाला एरिया इनका था, शुरू में जो कुषाण थे, शुरू में जो कुषाण थे उनका ये वाला एरिया हुआ करता था। तो स्टार्टिंग में कुषाण यहाँ पर हुआ करते थे, स्टार्टिंग में कुषाण यहाँ पर हुआ करते थे, लेकिन आगे चलकर ठीक है कनिष्क ने इसका विस्तार किया और इनका विस्तार इधर वाले क्षेत्रों में होता चला गया, इधर वाले क्षेत्रों में, ठीक है। तो इस तरह से इनका ये विस्तार हुआ, ठीक है। तो ये कुषाणों के समय में ठीक है जिस तरह से चीजें हुई, तो कनिष्क ने इधर विस्तार किया, और जब कनिष्क ने इधर विस्तार किया तो इसने अपनी दूसरी राजधानी किसको बना ली, मथुरा, ठीक है ना। चलिए भैया बिल्कुल चलिए अच्छा अब देख लिया जाए भैया। हाँ अब इसके बाद क्या है, अब इसके बाद क्या है, हाँ मुझे डॉक्टर की नहीं ना, मुझे डॉक्टर की नहीं, इसके बाद सीधा यमराज की जरूरत पड़ेगी, एकदम चिंता न करें, ठीक है। जिस दिन मुझे लगेगा कि मैं आपको समझा नहीं पा रहा हूँ उस दिन मैं है ना पढ़ाने लिखाने से संन्यास ले लूंगा, आप बिल्कुल बताइएगा, ठीक है। चलिए कनिष्क के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। देखिए कनिष्क के बारे में अगर बात करें, किसके बारे में भैया, कनिष्क के बारे में अगर बात करते हैं, ठीक है। तो आइए जरा वन बाय वन हम देख लेते हैं। कनिष्क की भी कहानी बड़ी शानदार सी है, ठीक है। कनिष्क की कहानी बड़ी शानदार है, ठीक है। भारतीय इतिहास का कनिष्क की सबसे अच्छी बात क्या लगती है बताएं, ठीक है। कनिष्क की सबसे अच्छी बात ये लगती है कि कनिष्क भारत के इतिहास का एकमात्र ऐसा शासक हुआ जिसके साम्राज्य की सीमाएं भारतीय उपमहाद्वीप के बाहर तक फैली थी, चाइना तक फैली थी। मतलब कनिष्क भारत के इतिहास का एक ऐसा शासक हुआ जिसने चाइना के जनरल को भी हराया और चाइना के कुछ एरिया को भी अपने एम्पायर में मिला लिया। चाइना के तूफान प्रदेश तक इसका राज था, ठीक है ना। चलिए देखिए भैया कनिष्क के बारे में बात करने चल रहे हैं और थोड़ा सा ठीक है फोकस करिएगा। पहले तो कनिष्क का जो राज्याभिषेक हुआ, राज्याभिषेक का मतलब होता है कोरोनेशन, ठीक है। कनिष्क का जो राज्याभिषेक हुआ, राज्याभिषेक का मतलब क्या होता है, राज्याभिषेक का मतलब होता है कोरोनेशन, ठीक है भैया, क्या होता है कोरोनेशन, ठीक है। इसका राज्याभिषेक कब हुआ, दूसरा इसकी डेथ, डेथ अर्थात मृत्यु कब हुई, ठीक है। तो ये भी है और बाकी इस वंश का प्रतापी शासक तो है। और इस प्रकार से अगर हम इसका शासनकाल देख लें तो इसका शासनकाल 78 एडी में स्टार्ट हुआ और 102 में जाकर खत्म हुआ, ठीक है। 78 एडी में स्टार्ट हुआ, ठीक है, और 102 में जाकर खत्म हुआ, ठीक है, 102 में जाकर खत्म हुआ, ठीक है। चलिए हाँ अशोक की सीमाएं भी भारत के बाहर तक थी, चंद्रगुप्त मौर्य की सीमाएं भी भारत के बाहर तक थी, लेकिन ना तो अशोक और ना ही चंद्रगुप्त मौर्य, दोनों में से किसी की सीमाएं चाइना तक तो नहीं थी ना, हाँ जी है ना। तो वो तो अलग बात है कि हिंदू कुश पर्वत के पार सबसे पहले भारत के साम्राज्य की सीमा किसी ने पहुंचाई तो चंद्रगुप्त मौर्य ने पहुंचाई, जो अशोक के समय में और थोड़ी सी बढ़ी, ठीक है। और अगर मौर्य एम्पायर को आप छोड़ दीजिए तो भारत के इतिहास में बाबर एक ऐसा शासक हुआ, मुगल साम्राज्य, मुगल एम्पायर एक ऐसा एम्पायर हुआ जो जिसकी सीमाएं हिंदू कुश पर्वत के पार तक फैली हुई थी, काबुल पेशावर तक जो है कब्जा था, ठीक है ना। चलिए भैया अब देखिए क्या है कि एक एक चीज को थोड़ा देखते चलिए। राज्याभिषेक इसका हुआ था 78 एडी में, ठीक है। 78 एडी में इसका राज्याभिषेक हुआ था और 102 एडी में इसकी डेथ हुई थी, ठीक है। 102 एडी में इसकी डेथ हुई थी और इसके राज्याभिषेक के उपलक्ष्य में आपको याद होगा, ठीक है, आपको याद होगा कि इसके राज्याभिषेक है ना, इस उपलक्ष्य में शक संवत भी चलाया गया था, शक संवत, ठीक है, शक संवत की शुरुआत, ठीक है ना। शक संवत की शुरुआत भी यहाँ पर हुई थी, शक संवत की यहाँ पर शुरुआत भी हुई थी, है ना। याद होगा आपको, जिन्होंने पहली क्लास देखी थी बिल्कुल उनको याद होगा, क्या कोई बात नहीं भी याद हो तो, ठीक है। तो शक संवत की शुरुआत, ठीक है, मतलब कह सकते हैं कि शक संवत बिगिंस, शक संवत बिगिंस, ठीक है, शक संवत बिगिंस, ठीक है। तो शक संवत की शुरुआत हुई, ठीक है ना। अच्छा अब है क्या, अब कनिष्क का जन्म मैं कहां से बता दूं, जब किताबें नहीं बता पाती तो हम कहां से बता दें। चलिए इसके बाद कनिष्क के बारे में और जो जानकारियां ध्यान देनी है और वो वही है कि भैया पहले से राजधानी पुरुषपुर पेशावर चली आ रही थी, ठीक है ना। हाँ जी भाई पहले से पुरुषपुर पेशावर चली आ रही थी। इसने जो दूसरी राजधानी बनाई, ठीक है, इसने जो दूसरी राजधानी बनाई अपनी, ठीक है, पहली राजधानी तो पुरुषपुर पेशावर थी, इसी के समय में दूसरी राजधानी के रूप में मथुरा का इस्तेमाल किया गया। किसका भैया, मथुरा का इस्तेमाल किया गया, ठीक है। मथुरा इसके समय में ही दूसरी राजधानी बनी, नहीं तो पुरुषपुर पेशावर ही हुआ करती थी, ठीक है, पुरुषपुर पेशावर ही इसके समय में हुआ करती थी। बाकी याद होगा आपको कि भाई इसी के समय में, ठीक है, इसके समय में एक और महत्वपूर्ण चीज हमें देखने को मिलती है और वो ये है कि इसने क्या किया था कि जो सिल्क रूट आपको याद होगा, सिल्क रूट मतलब रेशम मार्ग, प्राचीन काल में एक रेशम मार्ग हुआ करता था। रेशम मार्ग मतलब सिल्क रूट, इसको इंग्लिश में कह सकते हैं रेशम मार्ग या सिल्क रूट, जो चाइना से शुरू होकर यूरोप और अफ्रीका के कई सारे देशों से जुड़ा हुआ था। इसका नाम रेशम या सिल्क मार्ग इसलिए कहा जाता था क्योंकि इसी मार्ग से होकर जो सिल्क या रेशम से बने कपड़े होते थे उनका एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता था, तो इसी वजह से, ठीक है ना। अच्छा तो है क्या कि इसका सिल्क मार्ग पर नियंत्रण भी हो गया, ठीक है ना। हाँ जी भाई तो वो चीज भी कहीं ना कहीं दिमाग में होनी चाहिए कि कनिष्क का, ठीक है, जो कंट्रोल है मतलब कंट्रोल ऑन द सिल्क रूट, कंट्रोल ऑन द सिल्क रूट, ठीक है, कंट्रोल ऑन द सिल्क रूट मतलब रेशम मार्ग या सिल्क मार्ग पर नियंत्रण, रेशम मार्ग पर नियंत्रण। तो भारत के इतिहास का एकमात्र ऐसा शासक हुआ जिसने रेशम मार्ग पर नियंत्रण स्थापित किया, ये बहुत बड़ी बात है ना। भारत के इतिहास का एकमात्र ऐसा शासक हुआ, ठीक है ना, भारत के इतिहास का एकमात्र ऐसा शासक हुआ जिसने रेशम मार्ग पर नियंत्रण स्थापित किया, ठीक है ना भैया। चलिए अच्छा इसी प्रकार से आप देखेंगे कि एक चीज और है कि चीनी जनरल, ठीक है, चीनी जनरल पेन चाओ, ठीक है, पेन चाओ, चीनी जनरल पेन चाओ के साथ इसका युद्ध हुआ, ठीक है। हाँ तो चीनी जनरल पेन चाओ से युद्ध में, ठीक है, युद्ध में शुरू में हार हुई लेकिन अंततः जीता, शुरू में हार लेकिन अंततः जीता, ठीक है भैया। हाँ जी मतलब चीन के जनरल, चीन के साथ इसका युद्ध हुआ, शुरू में तो ये हार गया, ठीक है ना। हाँ जी शुरू में ये हार गया लेकिन आगे चलकर फिर क्या हुआ, ये जीत गया, ठीक है ना। हाँ जी शुरू में तो ये हार गया लेकिन आगे चलकर जीत गया। बेटा मथुरा लिखा है, थोड़ा और ज्यादा काम करना है, क्या बताएं, बस इसी समय लगे रहो और लगाए रखो उनको भी, जल्दी सिलेक्शन हो जाए इस वक्त। चीनी जनरल पेन चाओ है ना से युद्ध हुआ तो शुरू में तो खैर हार हुई लेकिन आगे चलकर जीत गया ये, ठीक है। तो वो भी है, तो देख लिया जाए भैया, इसको भी मेंशन किया जाए कैसे हुआ, ठीक है, मतलब शुरू में, ठीक है ना, शुरू में कनिष्क के साथ जब युद्ध हुआ तो इसकी हार हुई लेकिन आगे चलकर फिर जीत गया, ठीक है ना। हाँ जी और देखिए एक बात और है कि मेहनत से, ईमानदारी से पूरा सिलेबस, पूरा कोर्स अच्छे से पढ़ लीजिए। सब्जेक्ट एक बार जो आपने अच्छे से पढ़ लिया वो हर जगह काम आता है। जैसे आपने आज की चीज अगर अच्छे से पढ़ लिया तो फिर आप कोई भी पेपर देने जाइए, रेलवे का कोई पेपर देने जाइए, एसएससी का कोई पेपर देने जाइए, यहाँ तक कि आप पीसीएस वगैरह वगैरह और कोई एग्जाम देने जाएंगे तो वहाँ भी काम आएगा, ठीक है। हाँ जी मैं ये नहीं कहता कि यही पढ़कर पीसीएस में भी आरोप में सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन एक आपके काम बहुत आएगा, ठीक है ना। चलिए ठीक तो भैया बिल्कुल याद रखना चीनी जनरल पेन चाओ के साथ युद्ध वाला मामला भी काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत ही
ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो एज इट इज आपको याद करने की जरूरत है। ठीक, अब इसमें जो हमने आपको ये बताया था, ठीक है, विम कन्फ्यूशियस, इसमें एक चीज, ये जो विम कन्फ्यूशियस है इसके बारे में पहले भी बताया था, लेकिन एक बार फिर से बता देता हूँ एक चीज, क्या कि ये पहला शासक था जिसने सोने के सिक्के चलवाए थे, ठीक है ना। हाँ, सोने के नियमित सिक्के चलवाने वाला पहला शासक था, सोने के नियमित सिक्के, ठीक है, सोने के नियमित सिक्के, ठीक है, चलवाए, तो भैया ये भी है, और ये पहला शासक था, है ना, सोने के नियमित सिक्के चलवाने वाला पहला शासक, पहला शासक था ये, ठीक है ना, पहला शासक था जिसने सोने के नियमित सिक्के चलवाए थे। मतलब कह सकते हैं कि द फर्स्ट रूलर या कनिष्क के बारे में चीजों को कंप्लीट कर लेते हैं। तो ये भाई आपका कनिष्क, ठीक है, और कनिष्क के बारे में एक चीज ये भी है कि भाई अब बौद्ध धर्म पढ़ाते समय बताया था कि इसी के समय में चौथी बौद्ध सभा हुई थी, ठीक है ना, हाँ जी भैया, ठीक। कनिष्क जो है, कनिष्क जब राजा था तो इसके समय में चौथी बौद्ध सभा हुई थी, चौथी बौद्ध सभा, और उस चौथी बौद्ध सभा के दौरान आपको याद होगा कश्मीर के कुंडलवन में हुआ था, इसके अध्यक्ष वसुमित्र थे, उपाध्यक्ष अश्वघोष थे, जो कि इसी के दरबार में रहा करते थे, और कनिष्क ने भी बौद्ध धर्म को अपनाया था, मतलब ये बौद्ध धर्मानुयायी था, ठीक है, तो ये भी मेंशन कर लेंगे कि बौद्ध धर्मानुयायी था, बौद्ध धर्मानुयायी, ठीक है। बाकी जो बात हमने अभी आपको बताई वो हम बौद्ध धर्म पढ़ाते समय लिखवा चुके हैं, तो वहां से आप लिख लीजिएगा, ठीक है भैया, वहां से आप इसको लिख लीजिएगा, फॉलोअर ऑफ बुद्धिज्म, तो ये भी आपको याद करने की जरूरत है, फॉलोअर ऑफ बुद्धिज्म। अब जरा ध्यान दीजिए, ये तो ठीक है, यहाँ तक का मामला। अब जरा आइए इस पर, ठीक है, चौथी बौद्ध सभा तो खैर इसके समय हुई थी, ठीक है, उसको याद करने की जरूरत नहीं, अलग से यहाँ लिखने की जरूरत नहीं, बौद्ध धर्म जो आपने पढ़ा था तो उसमें लिखा था, ठीक है। अब जरा ये देख लीजिए, इसके समय में जो दरबारी विद्वान है, इसके समय में जो दरबारी विद्वान हुए उसके बारे में जरा देख लेते हैं, ठीक है ना, हाँ जी बिल्कुल। कनिष्क की जब मृत्यु हुई थी उसकी उम्र छोड़िए, मैं तो ये भी आपको बता सकता हूँ कि जब कनिष्क मरा था तो उसने कौन से कपड़े पहने थे, धोती पहना था, लुंगी पहना था, चलिए तो दरबारी विद्वान की बात कर लेते हैं। भाई साहब कुछ भी पूछ लो, सब पूछ लो, इंसान थोड़े पढ़ा रहे हैं आपके सामने, सीधा ईश्वरी पढ़ाने आए हैं, इतिहास जो पूछोगे सब बता देंगे। दरबारी विद्वान की बात कर ले, तो दरबारी विद्वान लिया मेंशन दिया, मैं आपको एक ट्रिक भी बता देता हूँ, और ट्रिक के माध्यम से बड़े आसानी से याद होता है। कुछ लोगों के क्वेश्चन और पढ़ने के तरीके को देखकर पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि हे ईश्वर इनको जल्दी सद्बुद्धि दे दो, नहीं तो सिलेक्शन कैसे लेंगे ये, ठीक है। तो देखो भैया, आप अपने पढ़ने की जो तरीके हैं, क्वेश्चन पूछने का जो स्तर है उसको सुधारिए, क्योंकि है ना, जो लोग इस स्तर के हैं, बाकी तो मैक्सिमम लोग पढ़ रहे हैं, जिनको सिलेक्शन लेना होता है वो चुपचाप अपनी पढ़ाई करते हैं और काम की बात पूछते हैं, काम की बात फ्लो चार्ट में नोट्स मिल रहा है, फिर भी परेशान है। चलिए, तो बढ़िया सी ट्रिक ये है कि वासु नाम का कोई लड़का है, ठीक है, वासु के घोड़े, ठीक है, वासु के घोड़े के पास, वासु के घोड़े के पास चला, वासु के घोड़े के पास चला, ठीक है, वासु के घोड़े के पास चला, ठीक है ना। इस बार कंपटीशन, हाँ जो पढ़ने वाले लोग हैं वो कभी-कभी कमेंट कर देते हैं कि जाने तो सर इसी बारे कंपटीशन कब होगा, ठीक है, आप पढ़ाओ। चलिए, वासु के घोड़े के पास चला, इसमें मैं आपको बताने वाला हूँ कनिष्क के दरबारी विद्वान, ठीक है, कनिष्क के जो दरबारी विद्वान हुए वो कौन-कौन थे, वो यहाँ पर आपको जानकारी मिलने वाली है, ठीक है। कनिष्क के दरबारी विद्वान, कनिष्क के दरबारी विद्वान, कनिष्क के दरबारी विद्वान, तो देख लीजिए, ठीक है, कनिष्क के दरबार में रहा करते थे, उनकी बात हो रही है, ठीक है, कनिष्क के दरबार में रहा करते थे, और बिल्कुल मजा तो वो आप मैनेज करेंगे। हाँ बहुत बढ़िया, 78 ईस्वी, अच्छा 24 साल में मर गया, हाँ वाह क्या बात है, शानदार, गजब, ये भगवान, ये सब देखने से पहले है, अरे गजब की बात है। मैं बता रहा हूँ कि 78 ईस्वी में इसका राज्याभिषेक हुआ और 102 ईस्वी में इसकी डेथ हुई। ये कौन है जो कमेंट बॉक्स में कह रहा है कि सर 78 ईस्वी में पैदा हुआ 102 में डेथ हुई, इसका मतलब 24 साल की उम्र में डेथ हुई। अब भैया बस करो, ये हटा के पेट फाड़ लोगे आज ही। 78 ईस्वी में इसका राज्याभिषेक हुआ, पैदा नहीं हुआ है, 78 ईस्वी में राज्याभिषेक हुआ है, जब वो राज्याभिषेक हुआ होगा 20-25 साल 30 साल का रहा होगा यार, ठीक है, 24 साल में बेचारे को मार दे रहे हो। अरे चल अच्छा कोई नहीं, पढ़ा दूं, खत्म करो इसको, नहीं तो रह जाएगा। आओ देखो भैया, देखिए वो इसके दरबार में जो रहते थे, लेकिन ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन कनिष्क का दरबारी विद्वान था, या निम्नलिखित में से कौन कनिष्क के समकालीन था, ठीक है भैया, देख लीजिए, ठीक है। वासु से क्या हो जाएगा भैया, आपने डाउट भेज देना, मैं सैटरडे को करा दूंगा व्हाट्सएप पे, ठीक है। वासु, ठीक है, वासु से कुछ होगा, घोड़े से कुछ होगा, पा से भी होगा, सा से भी होगा, चा से भी होगा, ना से भी होगा, ठीक है, क्या होगा वही जो मंजूरी पूरा होगा, ठीक है ना। हाँ जी, जाको राके साइया मार सके रखो, ठीक, वासु से हो जाएगा वसुमित्र, तो इसके दरबार में एक वसुमित्र रहते थे, ठीक है, वसुमित्र, और घोड़ा, घोड़े को कहते हैं, घोड़ा मतलब अश्व, घोड़े का मतलब अश्व, ठीक है ना। हाँ जी, तो अश्व से हो जाएगा अश्वघोष, क्या हो जाएगा अश्वघोष, ठीक है। पा से क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा पार्श्व, पास हो जाएगा पार्श्व, सा से क्या हो जाएगा, सा से हो जाएगा संरक्ष, क्या हो जाएगा संरक्ष, ठीक है। चा से क्या हो जाएगा दोस्त, चा से हो जाएगा चरक, और ना से क्या हो जाएगा, ना से हो जाएगा नागार्जुन, ना से क्या हो जाएगा नागार्जुन, ठीक है ना। हाँ देखिए हिंदी में दोनों में लिखा है तो कोई दिक्कत की बात नहीं, लेकिन मैं आपको भी ट्रिक बता रहा हूँ। वसुमित्र, ठीक है, ये भैया जो वसुमित्र है, ठीक है, वसुमित्र भाई काफी फेमस नाम, पूछ लिया कि वसुमित्र किसके समकालीन थे, या आपसे पूछ लिया कि भैया अश्वघोष किसके समकालीन थे, अश्वघोष किसके समकालीन थे, आपसे पूछ लिया कि पार्श्व किसके समकालीन थे, ठीक है, हाँ जी, संरक्ष किसके समकालीन थे, संरक्ष किसके समकालीन थे, ठीक है, आपसे पूछ लिया चरक किसके समकालीन थे, चरक तो काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, हाँ जी, चरक किसके समकालीन थे, नागार्जुन किसके समकालीन थे, तो काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब जरा ये भी देखिए कि इनके बारे में कुछ जानकारियां भी है, जैसे ये जो है, ठीक है, चौथी बौद्ध सभा के अध्यक्ष थे, आपको पता है चौथी बौद्ध सभा, अगर हम चौथी बौद्ध सभा की बात करें तो आप देखिए चौथी बौद्ध सभा, चौथी बौद्ध सभा, चौथी बौद्ध सभा, तो जो चौथी बौद्ध सभा हुई या कह सकते हैं बुद्धिस्ट काउंसिल हुई, तो जो चौथी बुद्धिस्ट काउंसिल थी, इस चौथी बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ पर हुई थी, आप जानते हैं, कश्मीर के कुंडलवन में हुई थी, ठीक है। इसके अध्यक्ष ये थे, ये क्या थे, ये अध्यक्ष थे, ठीक है ना। हाँ जी, ये क्या थे भैया, ये अध्यक्ष थे, मतलब कह लीजिए चेयरमैन थे, ठीक है। और ये क्या थे बताए, ये क्या थे, ये भैया उपाध्यक्ष थे, ये क्या थे, ये उपाध्यक्ष थे, मतलब डेप्यूटी चेयरमैन थे, ठीक है। हाँ जी, डेप्यूटी चेयरमैन थे, उपाध्यक्ष थे, ठीक है। हाँ जी, ठीक, अच्छा, और इसके साथ साथ ये भी ध्यान दीजिए कि इन्होंने बड़ी फेमस बुक लिखी जिसके बारे में आपको बताया भी था, ठीक है। क्या बुक लिखी थी इन्होंने किताब लिखी जिसका नाम था महाविभाषा शास्त्र, ठीक है, महाविभाषा शास्त्र, महाविभाषा शास्त्र नाम की इन्होंने किताब लिखी थी, महाविभाषा शास्त्र, ठीक है। क्या लिखी भैया, महाविभाषा शास्त्र, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है, तो एज इट इज नोट कर लेना, महाविभाषा, ठीक है, महाविभाषा शास्त्र, ठीक।
इन्होंने भी एक बुक लिखी थी, ठीक है, असुघोष जो है इन्होंने भी एक बुक लिखी थी और इनकी बुक का नाम क्या था? इनकी बुक का नाम था क्या? इनकी बुक का नाम था बुद्ध चरित। क्या नाम था भैया? इनकी बुक का नाम था बुद्ध चरित, ठीक है, बुद्ध चरित। तो इन्होंने बुद्ध चरित नाम की किताब लिखी। क्या भैया? बुद्ध चरित नाम की किताब लिखी, ठीक है। अच्छा, पार्श्व की अगर हम बात करें तो पार्श्व जो है क्या थे? ये नॉर्मली बौद्ध भिक्षु थे, ठीक है, ये केवल बौद्ध भिक्षु के रूप में इनको जानिए। बौद्ध भिक्षु मतलब बौद्ध संत, ठीक है, बौद्ध भिक्षु, ठीक है, बौद्ध भिक्षु थे नॉर्मली, तो इसमें कहीं से कहीं तक कोई बहुत ज्यादा परेशानी होती है, ठीक है, बौद्ध संत, ठीक है, तो बौद्ध भिक्षु थे। संघर्ष की बात करें तो ये पुरोहित थे। क्या थे? ये पुरोहित थे। पुरोहित का काम क्या होता था? पुरोहित का काम होता था, आपको याद होगा पुरोहित के बारे में बताया हमने। पुरोहित की अगर हम बात करें तो पुरोहित, ठीक है ना, उदयन और बिंबिसार दोनों रहे। उदयन कहीं से कहीं तक बुद्ध के समकालीन शासक नहीं थे। उदयन बुद्ध के समकालीन थे ही नहीं, उदयन बुद्ध के समकालीन था। उदयन अलग है और उदयन अलग है। उदयन वत्स का राजा था और उदयन मगध का, ठीक है, और उदयन और बिंबिसार दोनों बुद्ध के समकालीन थे। चलिए चरक की बात करें तो ये क्या है भैया? ये राजवैद्य थे, ठीक है, राजवैद्य मतलब कह लीजिए कि जो एक तरह से राजवैद्य का मतलब हो जाता है कि जो दरबारी वैद्य हो, ठीक है, राजवैद्य का मतलब क्या हो जाता है ना, मतलब रॉयल फिजिशियन या फिर रॉयल डॉक्टर कह सकते हैं, जो इनके समय में हुआ करते थे। इन्होंने किताब भी लिखी है, इन्होंने किताब भी लिखी है और ये किताब से कई बार क्वेश्चन आया हुआ है और इसका नाम है चरक संहिता। क्या नाम भैया? चरक संहिता, ठीक है, चरक संहिता तो बिल्कुल महत्वपूर्ण है, चरक संहिता, ठीक है, चरक संहिता, ठीक है, चरक संहिता नाम की किताब। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा आता है चरक संहिता किससे संबंधित है, ठीक है ना, अजय भैया, ठीक है, बिल्कुल। आइए आगे देख लेते हैं, ठीक। नागार्जुन की बात करें तो इन्हें भारत का आइंस्टीन कहा जाता है, इनको भारत का आइंस्टीन कहा जाता है, भारत का आइंस्टीन इनको कहा जाता है, भारत का आइंस्टीन इनको कहा जाता है। और इन्होंने भी एक बुक लिखी थी, इनकी जो बुक है इस बुक का नाम है माध्यमिक सूत्र। क्या नाम है? माध्यमिक सूत्र, ठीक है, क्या नाम है इनकी किताब का? माध्यमिक सूत्र इनकी किताब का नाम है, ठीक है भैया, माध्यमिक सूत्र, किताब का नाम है माध्यमिक सूत्र, ठीक है। तो माध्यमिक सूत्र नाम की इन्होंने किताब लिखी थी, ठीक। बाकी भारत का आइंस्टीन मतलब कह सकते हैं कि आइंस्टीन, अरे ठीक है, चलिए। तो ये हो गया आपका बढ़िया सा शानदार सा, ठीक है, ब्रेक, जिससे आपको ये याद हो गया कि क्या कुछ चीजें हैं, ठीक है। तो कनिष्क वाला जो चैप्टर है वो भी यहाँ पर खत्म हो जाता है, लेकिन इसमें कुछ एडिशनल अगर जानकारी आप जानना चाहें तो वैसे कोई खास ऐसी एडिशनल जानकारी की जरूरत नहीं है। सोने के सिक्के वाला अलग से बता दिया है, सर्वाधिक सोने के सिक्के चलाए थे ये भी पहले बता दिया था, तो ऐसा कुछ बचता नहीं है। अब एक लिस्ट है यहाँ पर जो आपको एज इट इज केवल एक नजर डाल लेनी है। जैसे इसमें आप देखिए ये वाला, ठीक है, जैसे मेगास्थनीज की किताब का नाम याद कर लीजिएगा, इंडिका, ठीक है, मेगास्थनीज की किताब का नाम याद कर लीजिएगा, इंडिका, ठीक है भैया। और इसी प्रकार से मेगास्थनीज की किताब का नाम इंडिका याद करना होता है। टाइम पीरियड पर कई लोग बहुत टाइम पीरियड मांगते हैं, इनका शासनकाल, उनका शासनकाल, इनका टाइम, तो टाइम इनको बहुत याद करने का मन आप यहाँ से याद कर सकते हैं, ठीक है भैया। और इसी प्रकार से जैसे कुछ किताबें पूछी जाती है, कई बार ये एग्जाम में पूछा गया कि नेचुरल हिस्ट्री किसने लिखी थी, तो नेचुरल हिस्ट्री प्लिनी ने लिखी थी, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है कि पेरिप्लस ऑफ द एजियन सी, ठीक है, यूनानी लेखक थे पेरिप्लस, उन्होंने लिखा था। कई बार ये वाला पूछा जाता है कि भैया टॉलमी, ठीक है, ज्योग्राफी नाम की किताब किसने लिखी है? टॉलमी। और ज्योग्राफी नाम की किताब एक लिखी है स्ट्रैबो ने भी, ठीक है ना, हाँ जी। और एरियन है, एरियन ने सिकंदर के आक्रमण का उल्लेख किया हुआ है, ठीक है, तो वो आप थोड़ा सा पढ़ सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद एक चीज ये भी ध्यान दीजिए कि जो हमने प्राचीन भारत में विदेशी आक्रमण लिखवाया था उसमें याद होगा कि एंड में एक हमने लिखवाया था हूण आक्रमण। तो हूण आक्रमण के बारे में जितना आपको हमने पहले दिन बता दिया था बस उतनी ही जानकारी याद रखनी है। तो हूण आक्रमण में पहला आक्रमण खुशनवाज ने किया था गुप्त काल में और उसे सफलता नहीं मिली थी स्कंदगुप्त के समय में, और जो पहला सफल हूण आक्रमण किया था वो तोरमान ने किया था, ठीक है, बस इतनी जानकारी। बाकी जब गुप्त काल में स्कंदगुप्त आएगा तो वहां पर एक बार फिर से लिखवाया जाएगा कि हाँ भैया हूणों का आक्रमण गुप्त शासक स्कंदगुप्त के समय में शुरू हुआ, है ना, मतलब इन्वेजन ऑफ हूणास वाज इनिशिएटेड इन द पीरियड ऑफ स्कंदगुप्त हु वाज द ग्रेट रूलर ऑफ गुप्ता डायनेस्टी, ठीक है ना, हाँ भैया। तो बिल्कुल आपको याद करने की जरूरत है, ठीक है बेटा। देखो ऐसा है कि एक दो लोग काफी समय से इस बात को पूछ रहे हैं कि कनिष्क का जन्म कब हुआ था। तो देखो बेटा ऐसा है कि भारत के इतिहास में सैकड़ों हजारों शासक हैं, ठीक है, सबके बारे में जन्म और मृत्यु नहीं लिखवाई जा सकती। जहां तक एग्जाम के लिए जो जरूरी समझूंगा वो आपको बताऊंगा। तो आप में से कोई भी इस बात की जिद न करे बार बार कि नहीं सर जन्म बता दीजिए, नहीं सर जब मरे थे तो है ना कब मरे थे बता दीजिए, हर चीज के लिए जिद मत करिए, जितना जरूरी है उतना आपको बताऊंगा। और फिर ईमानदारी से और दिल से कह रहा हूँ कि अध्यापक पर विश्वास करना सीखिए, ठीक है, जितनी आपकी उम्र है उसकी आधी उम्र से पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना, आप में से कुछ लोग 24-25 साल के होंगे तो लगभग 11-12 साल से पढ़ा भी रहा हूँ, ठीक है। और आप एक नौकरी के लिए परेशान है, यहाँ 10,000 से ज्यादा नौकरियां दिला चुका हूँ, ठीक है ना। तो बिल्कुल मतलब ये कोई ऐसा नहीं कि मतलब अपनी बखान कर रहा हूँ, मैं अपना बखान करता नहीं हूँ, ठीक है, वो तो ऐसे कह रहा हूँ, बाकी ऐसा कोई बहुत बड़ा अध्यापक नहीं हूँ। विश्वास करना सीखिए किसी भी अध्यापक पर और उसको दिमाग में रखिए, ठीक है, क्योंकि विश्वास नहीं करेंगे तो पढ़ने कोई फायदा है नहीं, समझ में आएगा नहीं, ठीक है। चलिए अच्छा, गौतम बुद्ध और महावीर स्वामी दोनों के समकालीन के साथ महावीर